द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आज इस टॉपिक को और कंक्लूजन को आज मैं आपके इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और ये फाइनल पार्ट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, जो क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट है। तो मैं हूं सुनील आनंद सर और आज आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से संबंधित लगभग सभी टॉपिक्स को सॉल्व कर लिया है। तो जब भी कोई रिवॉल्यूशन होता है तो कई सारे ऐसे चेंजेज होते हैं जो हमारे नित्य प्रतिदिन के रूटीन को या हमारे कल्चर को प्रभावित करता है, हमारे जीवन शैली को प्रभावित करता है। कैन पॉलिसी चेंज द क्लॉथेज people wear, languages they speak और books they read। क्या कोई पॉलिटिकल पॉलिसी, जो सरकार की पॉलिसी है, वह हमारी भाषा को, हमारे कपड़े को और हमारे किताबों को जो हम पढ़ते हैं उस पर परिवर्तन ला सकती है। द ईयर्स फॉलोइंग 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women and children। The 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ के औरत, मर्द और बच्चों के जीवन में बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखने को मिले। रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट जो थी उसने कई सारे कानून को पास करके लोगों के जो प्रैक्टिस थे आज़ादी या इक्वलिटी से संबंधित जो बातें थी उसको दर्शाने के लिए लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले कानून लाए, जिससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, उसके एवरीडे लाइफ में, दैनंदिन जीवन में चेंजेज आए। वन इम्पॉर्टेंट लॉज दैट कम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द वर्साइल्स इन द summer of 1789 was the abolition of censorship in the old regime। 1714 जुलाई 1789 को जो गर्मियों में रिवॉल्यूशन हुआ था फर्स्ट टाइम लुई 16वां के खिलाफ, तो उसके बाद ये सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया था कि जो सेंसरशिप था ओल्ड रिजीम में, हम ओल्ड रिजीम के बारे में बता चुके हैं। 1789 के पहले के जो समय था उसको ओल्ड रिजीम कहा जाता था। तो जब 1789 में 1789 में रिवॉल्यूशन हुआ तो सेंसरशिप को ख़त्म कर दिया गया। ऑल रिट मटेरियल्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, प्लेज कुड बी पब्लिश्ड और परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर दे हैव बीन approved by the censors of the king। इस 1789 से पहले कोई भी किताब, न्यूज़पेपर, नाटक को छापने या उसको प्ले करने से पहले सेंसर से गुजरना होता था, जो राजा के द्वारा तैयार किया हुआ था। तो राजा के सेंसर से पास होने के बाद, उससे स्वीकृति मिलने के बाद ही कोई किताब छप सकता था, कोई न्यूज़पेपर प्रकाशित हो सकता था। और नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी ए नेचुरल राइट्स। तो जो इस क्रांति के बाद नेशनल असेंबली के द्वारा जो मानव अधिकारों के घोषणा पत्र जारी किए गए, उसके अनुसार लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशंस को, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राकृतिक अधिकार माना गया। न्यूज़पेपर, पम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड्स। अब क्या था कि पूरे फ्रांस में न्यूज़पेपर, पम्पलेट, किताबें छपने लगी, किताबों पिक्चर से संबंधित किताबें छपने लगी। इसकी एक तरह से बाढ़ आ गई। जो देश और देश के जो सीमा क्षेत्र वाले इलाके थे
वहाँ काफ़ी ज़्यादा, चूँकि लोगों ने आज़ादी का मज़ा चखा था और जो सेंसरशिप समाप्त हो गया था तो सब कोई पम्पलेट छपवा सकता था। दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस्ड द इवेंट्स ऑफ एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। वे सभी जो परिवर्तन आए थे फ्रांस में, वह उसमें से डिस्क्राइब किया जाता था, वर्णित किया जाता, दिखाया जाता था कि कौन कौन से परिवर्तन आए 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। फ्रीडम ऑफ द प्रेस also meant that opposing the view of events could be expressed. Each side sought to convince the others of its position through the medium of print. अब क्या था, किसी के भी विचारों का विरोध किया जा सकता था और उसको प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया जा सकता था। प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। ये जो नाटक थे, संगीत था या जो भी उत्सव वगैरह मनाए जाते थे, वह समाज के बहुत बड़े हिस्से को अपनी ओर आकर्षित करते थे। दिस वाज वन वे दे कुड ग्रैस्प and identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in text which only a handful of educated people could write। क्या था कि जो किताबें लिखी गई थी दार्शनिकों के द्वारा, वह सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही पढ़ सकते थे, लेकिन जब उसको नाटक के माध्यम से, प्ले के माध्यम से, संगीत के माध्यम से दर्शाया जाता था तो उस आइडिया को लोग समझते थे, जो स्वतंत्रता और न्याय से जुड़े हुए राजनीतिक फिलोसफर्स के विचार थे। यहाँ आप एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ये एक प्रतीकात्मक चित्र है जिसमें कि जो चर्च के या नोबिलिटी हैं वह उन्हें मोटा दिखाया गया है ताकि वो जो विशेषाधिकार था उसके कारण वो मोटे दिख रहे हैं और उनको अब जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट के दौरान किस तरह से पचकाया जा रहा है मशीन में डाल करके, आप देख सकते हैं। कंक्लूजन ये अब हम देखेंगे 1804 हुआ करते थे, डायरेक्टरीज होते थे, तो उनको हटा करके नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एम्परर बन जाता है। वह डेमोक्रेसी को एबोलिश कर देता है, वह अपने पड़ोसी देशों को जीतता है और जो डायनेस्टीज थे, जो किंगडम थे, उनके डिस्पोसेसिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स, उसको हटा करके राज्य बनाता है। वेयर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, और अपने परिवार के लोगों को ही उसमें शामिल करता है। नेपोलियन सॉ दिस रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन के इस रोल को लोग यूरोप के मॉडर्नाइजर के रूप में, आधुनिकीकरण करने वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। संपूर्ण यूरोप उनकी ओर टकटकी लगाए देखते हैं कि वह किस तरह से फ्रांस का आधुनिकीकरण कर रहा है। उसने ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। तो उसने कई तरह के कानून बनाए। उसने जो प्रॉपर्टी, लोगों के व्यक्तिगत प्रॉपर्टी रखने से संबंधित कानून बनाए, उसके सुरक्षा के लिए कानून बनाए। साथ साथ जो वेट थे, तौल, माप तौल के सिस्टम को निर्धारित किया डेसिमल सिस्टम के अनुसार। इनिशियली मेनी सॉ नेपोलियन एज ए लिबरेटर्स हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। शुरू में ऐसा लग रहा था कि नेपोलियन जो है वो लोगों को आज़ादी दिलाने वाला है और लोगों के हित के लिए उनको आज़ादी दिलाने वाले हैं।
But soon the Napoleon armies came to viewed everywhere as an invading forces. लेकिन अब कुछ ही समय के बाद ऐसा महसूस होने लगा कि नेपोलियन का जो सेना है वो लोगों के ऊपर इन्वेड करने वाले फोर्स हैं। ही वॉज फाइनली डिफीटेड बाय, और 1815 के वाटरलू की लड़ाई में ये नेपोलियन बोनापार्ट की हार होती है। इसी के साथ ही जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स हैं जो 1789 से लेकर के 1815 तक उथल पुथल का दौर था जिसमें कि राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया था, वह भी समाप्त हो जाता है। और एक बार फिर नेपोलियन बोनापार्ट के हारने के बाद वहाँ डेमोक्रेसी समाप्त हो जाती है। लेकिन बहुत सारे क्रांति होते हैं। इस क्रांति के चेंज के दौरान भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के मेन सिद्धांत थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, वह इंस्पायर करते रहते हैं। colonized people reworked the idea of freedom from bondage into their movements to create a sovereign nation. टीपू सुल्तान एंड राजा राममोहन, इस तरह से जो आज़ादी की बातें थी, एक सॉवरेन नेशन की बातें थी, उसको मजबूत किया था टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने काफ़ी प्रभावित किया था। तो ये चैप्टर का समाप्त होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। और आप अगर हमारे वीडियो को नहीं देखें सभी, तो सभी चैनल पर अवेलेबल हैं 8 पार्ट में, आप उसको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ गुड डे।